नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश में इस बार बारिश की कमी के चलते कई किसानों ने अपने खेतों में तिल की फसल लगाई है, जो अभी बढ़वार की अवस्था में है। लेकिन इस फसल पर अभी कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। ये कीट फसल को अनेक प्रकार से नुकसान करते हैं, इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। और इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची की कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद। तिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जिसमें कई तरह के हानिकारक कीड़ों का आक्रमण होता है। तो तिल जो खड़ी फसल तिल की है उसमें लगने वाले हानिकारक कीड़े हैं। दो तरह से हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला ग्रुप है जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। इन रस चूसने वाले कीड़ों में थ्रिप्स, लाही और पत्ती का मधुआ होता है। ये तीन तरह के कीड़े पौधों के रस को चूस डालते हैं, जिससे पौधा कमजोर पड़ता है और जिसके चलते पौधों की उपज में कमी आती है। तिल की फसल में बिहार रोमिल पिल्लू का प्रकोप भी होता है। इस कीट की मादा पत्तियों की निचली सतह पर सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर पत्तियों को खाकर छलनी के समान कर देते हैं, जिससे फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है और फिर आगे चलकर फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। तिल की फसल का दूसरा प्रमुख कीट है तिल हॉक मॉथ। ये कीट पॉलीफेगस कीट है जो पत्तियों को खाता है और पौधे को खराब कर देता है। इसी प्रकार तिल में पुष्पन और फली बनने की अवस्था में गाल मक्खी कीट का प्रकोप होता है। इस कीट की गिडार कलियों में प्रवेश कर गांठ का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे पौधों में कैप्सूल नहीं बनते हैं, जिससे फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है। जो फली छेदक के रूप में है, जिसको तिल का हॉक मॉथ कहते हैं, तो शुरू में ये भी पत्तियों के ऊपर प्रहार करती है, पत्तियों को खा डालती है और बाद में ही फलियों में छेद करके उसके दाने को खा जाते हैं। इस तरह से 5 तरह का जो कीड़ा हुआ, ये तीनों कीड़ों के चलते इसके उपज में कमी आती है। अब सवाल उठता है कि इसका निदान कैसे किया जाए। तो जो रस चूसने वाले कीड़े जैसे लाही, मधुआ, थ्रिप्स है, उसके निदान के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम का रसायन है। इसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके साफ मौसम में छिड़काव करना है और इसकी पुनरावृत्ति 15-20 दिन के अंतराल पर आवश्यकता पड़ने पर करना है। और दूसरा तरह का जो कीड़ा है जैसे कि पत्रगुत्थी कीट या फलछेदक कीट, इसके निदान के लिए फ्लूबेंडियामाइड नाम का तरल कीटनाशी 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके साफ मौसम में खड़ी फसल पर छिड़काव करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति 15-20 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता पड़ने पर करेंगे। तो ऐसा करके आप तिल में होने वाले जो नुकसान होते हैं इन हानिकारी को चलते हैं उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना चाहिए। इसके साथ ही फसल में 10 से 12 लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करें। इससे वयस्क कीट इन ट्रैपों में फंसकर मर जाते हैं। इसी प्रकार रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं और कीट प्रकोप की शुरुआती अवस्था में कीटों को हाथ से पकड़कर नष्ट कर दें। अगर कीटों का प्रकोप अधिक हो रहा है तब NPV के 250 LE का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर एंडोस्कार्ब दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल फसल पर छिड़काव करें, जिससे इन कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। ये जो हम कीटनाशी का जो नाम बताए हैं, इसका प्रयोग 15 या 20 दिन के अंतराल पर 2 बार करें और अगर आवश्यकता पड़े तो तीसरी बार कर सकते हैं। ऐसे उम्मीद है कि 2 ही बार उपयोग करने पर आपका समस्या का निदान हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि जो आप अभी बताए हैं उसको लोग ध्यान से सुने होंगे और इसका अनुपालन करेंगे। ऐसा करके आप तिल की फसल को कीड़ों से बचा पाएंगे और भरपूर उपज ले पाएंगे।
डेयरी व्यवसाय की बात करें तो प्रदेश के बहुत से किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गाय भैंसों में कई तरह के रोग होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, आपके पशुओं में किस प्रकार की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप किस प्रकार से करें गाय भैंसों की उचित देखभाल, इस बारे में जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर SK श्रीवास्तव से। पशुपालक साथियों, आज हम चर्चा करते हैं खासतौर से बरसात के दिनों में हमारा अपने पशुओं के लिए किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, आवास प्रबंधन कैसा होना चाहिए, पोषण व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, बीमारी से लड़ने के लिए हमको किस तरह से तैयारी रखनी है। तो सबसे पहले शुरुआत आप देखिए कि बरसात में होता क्या है। हमको जिस तरह से बरसात के पहले सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, हमारे घर को व्यवस्थित करना पड़ता है, उसी तरह से हमको अपने जो हमारी आमदनी बढ़ाने में पर्याय हैं, हमारे पशु हैं जो दूध उत्पादन में रहते हैं, तो उनको हमारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुनिश्चित करना पड़ेगी। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी गाय भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो पशुओं को बरसात के प्रभाव से बचाने के लिए आवास प्रबंधन का ध्यान देना होगा, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा। हमको शुरुआत से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो दुधारू पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनके लिए शेड हमको ऐसी जगह बनाना चाहिए जो कि थोड़ा सा उथली जगह हो, पानी वहाँ इकट्ठा ना होता हो। उसके अलावा अगर पुराना शेड है तो उसमें अगर लीकेज है पानी का, छत से पानी का अंदर की तरफ आना जारी है, तो उसकी व्यवस्था पहले से कर लें ताकि उसमें कोई मरम्मत कार्य यदि निकलता है तो उसको करवा लीजिए। लीकेज है तो उसको सुधरवा लें। जो फर्श है पक्की फर्श होना चाहिए, नहीं तो उसमें आपका नमी इकट्ठा होगी, जानवर को दिक्कत होगी, कीचड़ फैलेगा। तो साफ सफाई रखने से एक तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो अमोनिया का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उससे जो समस्याएं हैं जानवर को, खासतौर से रेस्पिरेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, सांस से संबंधित बीमारियां, उससे निजात मिलेगी। साफ सफाई रहेगी तो उससे जो बाकी जो संक्रामक बीमारियां हैं उनका भी हमको निजात पाने में आसानी रहेगी। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है इनके आहार की व्यवस्था। यदि आपने इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही की तो लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए गाय और भैंसों के आहार प्रबंधन में इन बताई जा रही बातों का जरूर ध्यान दें। पोषण प्रबंधन खासतौर से बरसात के समय में हमारे दुधारू जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसके लिए हमको बहुत पहले से तैयारी रखनी पड़ती है। हमको दाना स्टोर करने के लिए एक समुचित जगह खोजनी चाहिए जो कि सूखी हो, नहीं तो क्या होगा कि उसमें नमी इकट्ठी होगी और फफूंद लगेगी, जानवर को बीमार करने में वो बहुत ही तकलीफ देती है। हम देखते हैं कि बरसात के समय चारों तरफ काफ़ी हरियाली होती है, जानवर को काफ़ी प्रचुर मात्रा में लीफी ग्रीन्स खाने के लिए मिल जाती है, तो वो तो खिलाएं जानवर को, उससे बहुत सारे उसकी कमजोरियां दूर होंगी, उसको प्रचुर मात्रा में उसको आवश्यक तत्व मिलेंगे। लेकिन साथ में आप दाने की मात्रा जब बढ़ाएंगे तो इससे जो जानवर में ज़्यादातर जो रेशेदार जो आहार दिया जाता है पशुओं में, तो एक निश्चित घटक प्रोटीन है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, सबका संतुलित अगर मिश्रण तैयार करके हम अपने जानवरों को खिलाएं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ तक हम घटकों की बात है तो उसमें हम लगभग मक्का 40%, खली 25%, चोकर 32%, फिर मिनरल मिक्सचर 2% और एक जो साधारण नमक होता है वो लगभग 1% मिक्स करके आप अपने एक दुधारू जानवर को दे सकते हैं। हमारे जो दुधारू पशु हैं उनको दूध उत्पादन के साथ साथ उनके अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए भी जो संतुलित आहार है उसकी आवश्यकता होती है। तो एक थंब रूल है कि लगभग प्रति किलो या प्रति लीटर दूध के उत्पादन में उसको 2.5 किलो के आसपास जो संतुलित आहार है उसकी आवश्यकता होती है। प्रतिदिन आवश्यक रूप से एक एक्स्ट्रा अलाउंस के रूप में हम उसको देते रहें तो हम ज़्यादा समय तक उससे अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, बरसात के मौसम में गाय और भैंसों में परजीवियों की समस्या हो जाती है।
साथ ही साथ कुछ रोगों के आने की संभावना भी बनी रहती है। तो आप अपने जानवरों को इन बीमारियों से बचाने के लिए सही समय पर टीकाकरण करवाएं। दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन में बहुत ही अहम कड़ी है उनका समय पर कृमिनाशक दवा देना, खासतौर से बरसात के मौसम में। इस समय बहुतायत में बच्चे भी देती हैं गाय, तो 15वें दिन आप अपने बछड़े या बछिया को कृमिनाशक दवाएं दे दें। उसके बाद 3 महीने की उम्र तक आपको हर 15 दिन में, 3 से 6 माह की उम्र तक हर महीने, और 6 माह के बाद आपको हर दूसरे या तीसरे महीने समुचित कृमिनाशक दवा देते रहना चाहिए। इसके साथ ही ये जो टीकाकरण होता है वो बरसात के पूर्व कर लिया जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश जानवर आपका टीकाकरण होने से बच गया है तो इस मौसम में सावधानी बरतते हुए उसमें खासतौर से मुंह पका, खुरपका, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको गलघोंटू बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर, एक टंगिया रोग जिसको बोलते हैं, और एंथ्रेक्स, इन 4-5 बीमारियों से लड़ने के लिए इनमें टीकाकरण अवश्य करवा लें। पशुपालक साथियों, आज हमने जो चर्चा की है उसको आप अगर अच्छे से अपनाएं तो बरसात के मौसम में आप अपने जानवर का उचित रखरखाव, उसका आहार प्रबंधन और व्यवस्थापन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशु का उत्पादन के लिए उपयोग कर सकते हैं और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ का मौसम आते ही किसान भाई खेतीबाड़ी की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिनकी खेती करने के लिए पौधे की तैयारी करनी पड़ती है, और ऐसी ही एक फसल है प्याज, जिसकी नर्सरी तैयारी और रोपाई की सही तकनीक आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इससे अधिक पैदावार ले सकेंगी। तो प्याज की खेती आप किस प्रकार से करें, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास से। जो बरसात का सीज़न है, अभी हमारे किसान भाई ये बरसाती प्याज का जो खरीफ मौसम में प्याज की खेती करते हैं, तो ये प्रचलन में आ गया है और प्रभेद का चयन करके हमारे किसान भाई बरसाती प्याज और खरीफ मौसम में प्याज की खेती भी करने लगे हैं, और ये भी प्रचलन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी में खास करके सावधानी वैसे खेत लें जो अपलैंड है, जहाँ पानी का जल जमाव नहीं हो, पानी आसानी से जो बरसाती पानी है वो निकल जाए। प्याज की फसल के लिए खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसकी गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। बाद में खेत को जोतकर पाटा लगाया जाता है जिससे खेत समतल हो जाए। और उसी खेत में फर्स्ट जुताई के समय 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट का प्रयोग करें, और नेत्रजन फास्फोरस 120 केजी और नेत्रजन 120 केजी और फास्फोरस 80 और पोटास 80 केजी का प्रयोग करें। सल्फर का भी इसमें प्रयोग 20 से 40 किलो किसान भाई करेंगे तो ये काफ़ी फायदेमंद है। और खेत की अंतिम जुताई के समय नेत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास और सल्फर की पूरी मात्रा देके अंतिम जुताई के समय डाल के पाटा के साथ जुताई कर दें। वर्तमान समय में जलवायु के हिसाब से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए प्याज की कई उन्नत किस्मों को तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी किस्में हैं जिन्हें अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। प्याज की यह किस्में रबी और खरीफ की किस्मों में बांटी गई हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले प्रभेद का चयन कर लें। जो बहुत पॉपुलर वैरायटी है जो N53 है, ये नासिक की वैरायटी है, जो कि अब नॉर्थ इंडिया में भी बहुत बढ़िया खरीफ मौसम में कर रहा है, तो इसका चयन कर लें। दूसरी एग्रीफाउंड डार्क रेड भी है, अर्का
कल्याण है, और बसंत 780 है, ये भी अच्छी प्रभेद है। भीम सुपर करके भी आता है। कई प्रभेद है जो बरसात के समय भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। लगभग ये 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हो जाता है, जो कि हमारे किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इस समय आप किसान भाई जानते हैं कि प्याज का रेट भी अच्छा मिलता है, तो इस पर ध्यान दे के हमारे किसान भाई बरसात में भी खेती प्याज की कर रहे हैं। तो प्रभेद का चयन कर लीजिए किसान भाई। उसके बाद जो इसमें जब बीज बुआई का समय है, जून से जुलाई है, इसी समय आप बीज की बुआई कर दें। और जब ये लगभग 1 महीना का या 25 से 30 दिन का हो जाता है, तो मध्य जुलाई से मध्य अगस्त में इसका रोपनी की जाती है। बीज की मात्रा जो किसान भाई 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर है। प्याज की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप कम हो, इसके लिए रोपाई से पहले पौधों को उपचारित करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पौधों को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम 10 ग्राम दवा को 5 लीटर पानी में घोलकर पौधों को उपचारित करने के बाद रोपाई करें। और उसी खेत में किसान भाई आप बरसात सूखी विधि से और गीली विधि दोनों विधि से आप कर सकते हैं। जब आपका 25 से 30 दिन का हो जाए पौधा, तो आप उसमें 15 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप रोपनी कर दें। उस समय किसान भाई एक प्रॉब्लम आता है जो कि खरपतवार का प्रॉब्लम है, उसका निकाय गुड़ाई भी किसान भाई लगभग 25 से 30 दिन पर करें। प्याज की खेती में खरपतवार नियंत्रण की अधिक जरूरत होती है, क्योंकि खरपतवार होने से कीट पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पेंडिमेथिलिन 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और ये काफ़ी फायदेमंद है और यील्ड 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। और इसकी अच्छी उत्पादन के लिए किसान भाई 6 ml लिहोसिन एक हार्मोन है, उसका प्रयोग करेंगे। लिहोसिन 6 ml प्रति लीटर का घोल बना के 60 दिन पर फर्स्ट जब जो रोपनी आप कर लेते हैं प्याज की, रोपनी के 60 दिन बाद, उसके बाद दूसरा 70 दिन पर आप दोबारा छिड़काव करेंगे, तो आपको पैदावार में लगभग 15 से 20% की वृद्धि हो जाएगी। और जब हार्वेस्टिंग करते हैं किसान भाई, तो उस समय अच्छी भंडारण के लिए MH40 करके आता है, 250 ppm का घोल बना के आप छिड़काव 60 दिन पर और दूसरा छिड़काव 90 दिन पर अगर कर देते हैं, तो आपका भंडारण भी बहुत अच्छी मिलेगा। 3 सारी बातों पर ध्यान देके किसान भाई अगर बरसाती क्या प्याज की खेती करते हैं तो अच्छा इनकम हो। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजी गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि में हल्के बादल छाए रहेंगे। अगले 1 से 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि धान के निचले खेत में रोपा के 20 से 25 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। यूरिया भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर ले। किसान अपने रोपे गए फसल की समुचित देखरेख करें, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में विभिन्न कीटों एवं रोगों के आक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। फसल में दानेदार कीटनाशी दवा कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी आदि का बिचड़ा तैयार हो, वो इसकी रोपाई का कार्य आरंभ करें तथा ये ध्यान रखें कि पौधे के जड़ के आसपास पानी जमा नहीं हो। साथ ही साथ पहले से रोपे गए सब्जियों में निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। जो किसान अगात आलू की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। आलू की अगात अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी पुखराज में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। जो किसान अगात मटर की खेती करना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म का बीज, उर्वरक आदि का प्रबंध करें। मटर की अगात अनुशंसित किस्म अर्केल का चुनाव करें। समय से बोई गई मक्का की फसल में बुआई के 60 दिनों बाद तथा देर से बोई गई फसल में बुआई के 25 से 30 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें तथा भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर ले। फसल में मक्का धनबाल निकलने के 10 दिनों तक खेत में प्रवेश नहीं करें, इससे निषेचन क्रिया प्रभावित होती है।
मवेशियों के हरे चारा के लिए इस समय किसान भाई मकई की अफ्रीकन टाल या लोबिया की UPC 5286, UPC 622, UPC 625 इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। जो किसान कुल्थी की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म भी LG 19, इंदिरा कुल्थी 1 या बिरसा कुल्थी 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान सरगुजा की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3 या पूजा 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। समय से बोई गई कम अवधि की धान फसल पुष्प अवस्था में है या पुष्प अवस्था में आने को है। इस अवस्था में गंधीबग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है जो फूलों के रस को चूस लेता है, जिससे दाने नहीं बन पाते हैं। इसलिए किसान भाई निरंतर अपनी फसल की देखभाल करें तथा इन कीटों का आक्रमण होने पर कीटनाशी दवा क्लोरपाइरीफास या मिथाइल पाराथियान धूल का भुरकाव 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से साफ मौसम को देखते हुए करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मालौर, जिला भोजपुर के कृषक महेश महतो ने। ये अरहर की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई जोहार। जो आपको दलहनी फसल है जिसमें कि आपको अरहर है, तो जब बारिश अधिक होती है, लगातार बारिश होती रहे, तो उसमें अरहर फसल में देखिएगा जबकि ये 30 से 35 दिन के आसपास का हो जाएगा, तो उसका डंठल जो है किसान भाई वो है कि वहाँ पे टूट के गिरने लगता है। जब गौर से अरहर को देखेंगे तो वहाँ जो डंठल है, स्टेम है, उसमें आपको झुलसा नजर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटोप्थोरा स्टेम ब्लाइट एंड कैंकर। और ये अगर लगातार बारिश 2-3 दिन होती रहे तो आपके फसल जो है और पानी खेत में जम जाए तो ये बीमारी आनी तय है। तो इस फसल को बचाने के लिए किसान भाई आपको एक दवा बाजार में आती है, रीडोमिल MZ। अगर इसका उपचार आप करते हैं तो आपके फसल बच जाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ आपको दिखता है कि ये धब्बा है, स्पॉट ड्रेंचिंग करें। रीडोमिल MZ का 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो आपके ये फसल बच जाएंगे। पुनः दूसरा छिड़काव 10 दिन के अंतराल पे करना पड़ेगा। लेकिन है कि जब शुरुआती लक्षण देखते हैं उसी समय में ये दवा का उपचार हो जाना चाहिए, छिड़काव हो जाना चाहिए। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।